Hi everyone, I am Rajat and I study in class 9th. So friends, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 12 विच इज साउंड. सो एक बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको अच्छे से समझेंगे. इस वीडियो को देखने के बाद आपको साउंड चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वॉच द वीडियो टिल द एंड. और हाँ फ्रेंड्स, इस चैप्टर की मैंने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं इनकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. वहाँ से आप इन स्लाइड्स को एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साउंड. साउंड है क्या, साउंड की डेफिनेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. देन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, देन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, and then we will discuss structure of human ear. We will discuss all these topics in detail in this chapter. Let's get started with what is sound. Sound is a form of energy which produce a sensation of hearing in our ears. फ्रेंड्स, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जैसे कि हमने वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी. वैसे ही साउंड भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है विच इज साउंड एनर्जी. ओके, sound is a form of energy which produce a sensation of hearing in our ears. तो ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी किसी भी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे ईयर्स तक पहुंचती है और हमें वो साउंड फील होती है, हियरिंग की सेंसेशन फील होती है. दिस प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल, ये एक लाउड स्पीकर है. लाउड स्पीकर में जब गाने बजते हैं उन गानों की साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें हियरिंग की सेंसेशन फील होती है. सिमिलरली गिटार भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और गिटार को जब हम प्ले करते हैं इसकी स्ट्रिंग्स क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं एंड इनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं एंड दे प्रोड्यूस साउंड. सिमिलरली हम ह्यूमंस भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. देखो, ह्यूमंस की जो नेक होती है उसमें एक वोकल कॉर्ड्स होती हैं. जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ मेरे वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं. ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हैं. जैसे कुछ ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है. हम ह्यूमंस भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. वैसे ही अलग अलग जगह हम अपने आसपास देखते रहते हैं जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है. ओके, आई होप आपको साउंड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अच्छे से क्लियर हो गई है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी विल डिस्कस हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड. फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. ओके, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मतलब जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं इनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है एंड विदाउट द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ तबला इज स्ट्रक and it vibrates to produce sound. Similarly, when the strings of guitar are stretched, they vibrate to produce sound. जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. तबला, ये जो तबला की जो मेम्ब्रेन होती है, वाइट जो शीट है, इसको जब हम बीट करते हैं ये वाइब्रेट करती है एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ओके, सिमिलरली गिटार, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है जब हम गिटार प्ले करते हैं ये स्ट्रिंग्स भी वाइब्रेट करती हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ओके, फ्रेंड्स, अब हम ह्यूमन बीइंग्स भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. हाउ ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस साउंड. देखो, हर ह्यूमन बीइंग की नेक में वोकल कॉर्ड्स होती हैं और जब भी हम बात करते हैं ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन वी आर एबल टू produce sound. Okay, in human beings vocal cords vibrate when we talk and we are able to produce sound. Okay, that's why vocal cords are known as the voice box of the human body. Okay,
हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, ये टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ साउंड प्रोपोगेट्स. The traveling of sound is called the propagation of sound. So sound कैसे travel कर रही है, इसे हम कहते हैं propagation of sound. Okay, so sound का एक point से दूसरे point travel होना, that is known as the propagation of sound. Okay, so the substance through which sound travels is called a medium. So देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर साउंड वेव टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ओके, सो देन साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. साउंड क्या है? साउंड एक मैकेनिकल वेव है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल वेव्स क्या होती है फ्रेंड्स? ऐसी वेव्स जिन्हें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं. ओके, सो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है. नाउ नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? देखो, ऐसी वेव्स जिन्हें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर कोई भी मीडियम नहीं भी है तब भी वो वेव्स ट्रेवल करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स, हीट वेव्स. सो ये क्या होती है? ये बिना मीडियम भी ट्रेवल कर सकती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल सन. सो सन की जो लाइट एनर्जी है, जो सन से जो लाइट वेव्स आती हैं अर्थ की तरफ, लेट्स से दिस इज अर्थ. सो ये है अर्थ और ये रेड में है सन. सो जो सन की जो लाइट वेव्स हैं वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है? क्योंकि स्पेस में क्या है फ्रेंड्स? स्पेस में तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. स्पेस इज टोटली वैक्यूम. ओके, सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो एयर. सो फिर भी लाइट वेव्स कैसे ट्रेवल कर पाती हैं? कोई मीडियम तो है ही नहीं स्पेस में, क्योंकि जो लाइट वेव्स हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं. दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो दैट्स वाई सन की लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच पाती है. ओके, सिमिलरली जो सन की जो हीट है, जो हीट एनर्जी है, वो भी तो ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचती है. दिस इज बिकॉज हीट वेव्स आर ऑल्सो दी नॉन मैकेनिकल वेव्स. ओके, सो नाउ साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मीडियम में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो देखो, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. सो वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ. सो दोस्त से बात करते टाइम मेरी जो साउंड है वो उस तक कैसे पहुँच रही है? सो हमारे बीच में जो मीडियम है वो है एयर. हेयर द मीडियम इज गैस. क्योंकि जो मैं और मेरे दोस्त के बीच में क्या है, सारा एटमॉस्फेयर है, एयर है. सो ये एयर से ही मेरी साउंड क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है. ओके, सो द मीडियम कैन बी सॉलिड और लिक्विड और गैस. देन when an object vibrates, the particles around the medium vibrate. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो भी वाइब्रेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक लाउड स्पीकर है. सो एक लाउड स्पीकर जब बजता है, उसमें गाने बजते हैं हाई वॉल्यूम पे. सो उस लाउड स्पीकर के पास जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर के पास क्या है? एयर है. सो एयर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. ओके, सो अगर एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा सो उसके कांटेक्ट में जो दूसरा पार्टिकल है वो उसकी वजह से वाइब्रेट करना शुरू करेगा. सो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड चारों तरफ फैलती है और आप गानों की आवाज़ सुन पाते हो. ओके, सो इससे आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हो कि जब बहुत सारी साइकिल्स एक क्यू में खड़ी होती हैं, सो अगर आप एक साइकिल को गिराओगे सो सारी साइकिल्स गिर जाएंगी. एक गिरेगी तो दूसरी गिरेगी, ऐसे सारी साइकिल्स गिर जाती हैं. सो ऐसे ही एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है सो उसकी वजह से दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट करता है. वैसे ही सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करके साउंड एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर करते हैं. ओके, सो the particle in contact with the vibrating object is first displaced. So जो vibrating object है, लाउड स्पीकर है, जो उसके पास में जो particles हैं सबसे पहले वो displace होते हैं अपनी पोजीशन से. Okay, then from its position and each particle disturb the other particle in contact. So एक particle उसके contact में जो दूसरा particle है उसे वो disturb करता है, vibrate करवाता है. Okay, then thus the disturbance is carried from the source to the listener. So जो source है लाउड स्पीकर, उससे listener हम ऐसे साउंड ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है. ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट
प्रोपेगेट करती है। ओके, सो अब हम इस टॉपिक को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इन डिटेल। सो इस डायग्राम में ये है स्पीकर विच इज द सोर्स ऑफ द साउंड। सो इस स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होगी और ये है लिसनर। ओके, सो हमारे ईयर्स हैं लिसनर। सो ईयर्स तक कैसे वो साउंड पहुंचेगी, कैसे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होकर साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, उसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ओके, सो देखो ये है स्पीकर। इससे जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगी, सबसे पहले तो ये स्पीकर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट होना जरूरी है। सो ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा एंड द साउंड विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पीकर। ओके, सो साउंड प्रोड्यूस होगी एंड जो इस स्पीकर के पास जो नियरेस्ट जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होना शुरू होंगे। सो फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल है ये सबसे पहले वाइब्रेट होंगे, है ना। फिर इनके वाइब्रेशन की वजह से जो इनके कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं फिर वो वाइब्रेट करेंगे, फिर उसके वजह से दूसरे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ऐसे ही ये वाइब्रेशन, ये जो डिस्टर्बेंस है पार्टिकल्स में, इसी से जो साउंड एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल हुई लिसनर तक। ओके, सो फाइनली जब वो साउंड एनर्जी हमारे ईयर्स में पहुँचेगी, सो जो हमारे ईयर्स में एक होता है ईयर ड्रम, वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा और फाइनली वो सिग्नल हमारे माइंड तक, ब्रेन तक पहुँचेगा। ओके, सो ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखो अब हमने देख लिया कि एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होकर साउंड एनर्जी को इस सोर्स से लिसनर तक ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो साउंड एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? थोड़ी थोड़ी साउंड एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो एनर्जी यहाँ से लेकर लिसनर तक लूज होगी। क्यों? देखो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा सोर्स से उस लिसनर तक, उतना ही ज़्यादा एनर्जी लूज होगी। सो इसे हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि मान लो मेरा दोस्त मेरे से 100 मीटर की दूरी पर है। सो अगर वो ज़्यादा दूर है मेरे से, सो उसकी आवाज़ मुझे कम सुनाई देगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। सो एयर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से उसकी साउंड एनर्जी क्या होगी, लूज होती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना। सो अगर वो मेरे पास खड़ा होगा, बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे खड़ा होगा, सो मुझे उसकी आवाज़, उसकी साउंड क्लियरली सुनाई देगी क्योंकि उसमें डिस्टेंस कम है और वो जो डिस्टर्बेंस है, जो वाइब्रेशन है, वो क्लियरली मेरे यहाँ पे कानों तक पहुँच पा रही है ना, क्योंकि एनर्जी कम लूज हो रही है ना। ओके, सो दैट्स वाई जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा सोर्स से लिसनर में, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लूज होगी ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ साउंड एनर्जी। ओके, सो ये है साउंड वेव। कैसी ये साउंड वेव ट्रेवल करती है? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, सो द डायाफ्राम ऑफ द स्पीकर वाइब्रेट्स। ये जो स्पीकर का जो डायाफ्राम है ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है एंड द एयर पार्टिकल्स नियर इट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड द फाइनली रीच द ईयर ड्रम। ओके, सो अब हम इस वेव में, ये जो वेव है फ्रेंड्स, ये इसके भी दो रीजन्स हैं। देयर आर टू रीजन्स इन दिस साउंड वेव। सो फर्स्ट इज द कंप्रेशन एंड सेकंड इज द रेयरफेक्शन। सो कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है? देखो मान लो दो पार्टिकल्स हैं, अभी हम एयर पार्टिकल्स की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है। ओके, सो मान लो ये दो एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ से इस स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, गाने चल रहे हैं। सो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और जब ये वाइब्रेट करेंगे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, सो एक बार ये दूर जा रहे हैं और एक बार ये पास आ रहे हैं। सो यहाँ पे जब ये दूर जाएंगे, सो दिस रीजन इज नोन एज द रेयरफेक्शन। मतलब जब पार्टिकल्स में गैप ज़्यादा हो, डेंसिटी कम हो, सो दैट रीजन इन दैट साउंड वेव इज नोन एज द रेयरफेक्शन। सिमिलरली जब एयर पार्टिकल्स पास हो, उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, देयर इज हाई डेंसिटी, सो ऐसे रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। ओके, सो दो रीजन है, इनके नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस्ड, डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल्स क्या है, पास में है, एंड रेयरफेक्शन में जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो दूर होंगे। ओके, सो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, दीज आर द टू रीजन्स इन अ वेव। अब आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे साउंड एनर्जी एक प्लेस से, एक सोर्स से लिसनर तक ट्रेवल करती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। साउंड इज प्रोपेगेटिंग थ्रू वाइब्रेशन। सो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है, वाइब्रेशंस के थ्रू। जो डिस्टर्बेंस होती है पार्टिकल्स में, उसी के थ्रू साउंड प्रोपेगेट करती है। ओके, देन एयर पार्टिकल्स परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन। सो जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें मीडियम क्या था, एयर था।
सो उसमें जो एयर के पार्टिकल्स थे वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे थे। सो टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? इट इज नन अदर देन दी वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन को हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। इसके और भी नाम है लाइक बैक एंड फोर्थ मोशन, ऑसिलेशन, सो दे ऑल आर द सेम थिंग। ओके, then while propagation of sound, two regions are formed between particles of medium. First is the compression, which means high density of particles, and rarefaction means low density of particle. So इसे हम डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ ही चुके हैं। Now let's move forward. So sound travels fastest in solids as the particles are closer and the energy transfer at a faster rate. सो अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, साउंड एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है ना। सो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, क्योंकि वैक्यूम में तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है। सो उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करती है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। सो अब डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में साउंड फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करती है और स्लोएस्ट किस में ट्रेवल करती है और क्यों ट्रेवल करती है ना। फास्टेस्ट सॉलिड में फास्टेस्ट क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड द गैप बिटवीन देम इज लेस, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस है, वो जो डिस्टर्बेंस है वो जल्दी ट्रांसफर होती है। मतलब जो साउंड एनर्जी है वो पार्टिकल्स में जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज हैं। जितना दूर होंगे उतना ही टाइम लगेगा उस एनर्जी को, साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। सो दैट्स वाई सॉलिड में फास्टेस्ट साउंड ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में और फिर वैक्यूम में। ओके, सो लिक्विड्स में सॉलिड के कंपेयर जो पार्टिकल्स हैं वो दूर होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड में स्लो ट्रेवल करती है साउंड, देन इन गैसेस एंड देन इन द वैक्यूम। ओके, देन इन वैक्यूम एज देयर आर नो पार्टिकल्स साउंड डजंट ट्रेवल। सो वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं, सो साउंड तो ट्रेवल करेगी नहीं, क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। सो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिन्हें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। साउंड वेव क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। सो on the basis of direction of propagation, mechanical waves are categorized into two parts. First is the longitudinal waves and then is the ट्रांसवर्स वेव्स। सो ये दो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं। इन दोनों को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए। सो वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स in which the vibration of the particle take place in the same direction as that of the wave and they consist of compression and rarefaction. For example, sound wave. So first type है मैकेनिकल वेव का लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिसमें वो वेव मूव कर रही है। मतलब देखो, अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो पार्टिकल है मीडियम के वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। सो वाइब्रेशन मतलब इसी डायरेक्शन में हो रही है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन नहीं हो रही है, वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स। सो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो साउंड भी क्या है? फॉर एग्जांपल साउंड वेव। साउंड भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसमें जो साउंड के जो पार्टिकल होते हैं, जो मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं सेम डायरेक्शन में जिसमें साउंड की वेव ट्रेवल कर रही है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। ओके, सो एंड दे कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन। सो जैसा कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऐसी वेव्स में क्या होता है? कंप्रेशन फॉर्म होता है और एक रेरिफ्रैक्शन, ये दो रीजन्स फॉर्म होते हैं। सो कंप्रेशन मतलब हाई डेंसिटी रीजन। सो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं इस रीजन में डेंस है, दे आर क्लोज टू ईच अदर, सो दिस रीजन इज नोन एज कंप्रेशन। ओके, सो दिस इज कंप्रेशन। एंड ये जो रीजन है, ये जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, देयर इज लेस डेंसिटी, सो ऐसे रीजन को हम कहते हैं रेरिफ्रैक्शन। दिस इज द रेरिफ्रैक्शन। ओके, सो compression and rarefaction. So this was the longitudinal wave. Now let's discuss the second type of mechanical wave, which is the transverse wave. A transverse wave is a wave in which particles move
perpendicular to the direction of the wave and wave propagation, and they consist of crest and trough. For example, ripples on surface of water and electromagnetic wave. सो देखो, हमने दो टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव पढ़ी है, मतलब ऐसी वेव जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव है जिसमें जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिसमें वेव मूव कर रही है. और जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलरली, मतलब एक 90 डिग्री के एंगल पर वाइब्रेट करते हैं. किसके? द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन. इसका मतलब अगर वेव इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो अप डाउन ऐसे वाइब्रेट करेंगे. सो वो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे. देखो फॉर एग्जांपल यह इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अ वेव. ओके, सो यहां पर इस वेव में देखो जो एक पार्टिकल लेते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी. सो वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में. जो पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है अप डाउन डायरेक्शन में. सो जो पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स. सो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव, जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं टू द वेव, द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन. ओके, देन दे कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. सो ऐसी वेव्स में क्या होता है? क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है. सो देखो ये दो रीजन्स हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ. जैसा कि हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो रीजन्स होते हैं, कंप्रेशन एंड रे रिफ्रैक्शन. वैसे ही जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें होता है क्रेस्ट एंड ट्रफ. सो अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो ये एक वेव है, ये एक रेड कलर में वेव है. सो यहाँ पे क्रेस्ट क्या है? ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है ना इसे हम कहते हैं क्रेस्ट. दिस इज द क्रेस्ट ऑफ दिस वेव. सिमिलरली ये है ट्रफ. सो जब उस पार्टिकल की, मीडियम के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में होती है सो उसे हम कहते हैं क्रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव है. सो यहाँ पर ये जो हिल टाइप का रीजन है ये, दिस इज नोन एज दी क्रेस्ट. एंड ये जो डाउनवर्ड रीजन है, वैली टाइप, एक हिल होता है और दो हिल्स के बीच में एक वैली फॉर्म होती है, वैसे ही ये है हिल, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट. एंड दिस रीजन इज नोन एज दी ट्रफ. ओके, सो एक क्रेस्ट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रफ, दिस फॉर्म अ वन वेव. सो वन वेव मतलब एक क्रेस्ट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रफ. सो दिस इज वन वेव. ओके, सो वन वेव है ये. सिमिलरली इस पॉइंट से फिर ये एक वन वेव, वैसे ही ऐसे. सो वन वेव क्या होता है? एक क्रेस्ट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रफ. सो दिस फॉर्म वन वेव. नाउ आई होप आपको ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है अच्छे से क्लियर हो गया है. सो इसके एग्जाम्पल हैं रिपल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर. सो ये तो हम देखते हैं कि जब पानी में लहरें आती हैं, सो देखो पानी में लहरें वेव्स की फॉर्म में होती हैं. सो वेव मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे वेव मूव करती है. सो ये भी क्या है? एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का. एंड सेम इज विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. Okay. So now let's move फॉरवर्ड. सो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. सो कोई भी साउंड वेव की बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द साउंड वेव. सो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेव लेंथ. सो वेव लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ. मतलब किसी भी वेव में जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, इनके बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल ये एक वेव है. ओके, सो इसमें आप देख सकते हो दो क्रेस्ट हैं. एक तो ये है क्रेस्ट एंड दिस इज द सेकेंड क्रेस्ट. सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं वेवलेंथ. या फिर दो ट्रफ हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेव. सो इसमें ये दो क्या है? दीज आर दी क्रेस्ट. सो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर दो
ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं वेव लेंथ. दिस इज ऑल्सो वेव लेंथ. ओके, सो वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसिक्यूटिव ट्रफ. ओके, सो नाउ आई होप आपको वेवलेंथ क्या होता है ये है इसकी डेफिनेशन. नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस. सो इसका सिंबल है लैम्डा. सो देखो इस सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर वेवलेंथ और इसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा. ओके, सो दिस इज द सिंबल फॉर वेवलेंथ एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर. ऑब्वियसली वेव की लेंथ, सो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं. सो एसआई यूनिट इज मीटर. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब डिस्कस करेंगे हम एम्पलीट्यूड के बारे में. सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. सो देखो कोई भी वेव एक मीडियम में ट्रेवल करती है, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं. सो जब वो ट्रेवल करती हैं सो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं. सो वो कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, कितना कम वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव. ओके, सो देखो एक पार्टिकल मान लो रेस्ट पर है, सो मैंने लाउड स्पीकर में गाने बजाए, सो जो एयर का पार्टिकल है फिर वो वाइब्रेट करने लगा. सो कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, कितना कम वाइब्रेट कर रहा है, उसी को हम उस वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं. ओके, सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. सो जो मीन पोजीशन है उससे वो पार्टिकल कितना ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव. ओके, so this is called amplitude. Now it is denoted by capital A. so amplitude को हम capital A से denote करते हैं. okay, then its SI unit is meter. obviously एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सो उसे हम मीटर में मेजर करेंगे. ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर. सो आप इस डायग्राम में भी देख ही सकते हो कि ये क्या है, ये एक वेव है. सो दिस इज अ क्रेस्ट. सो ये है मीन पोजीशन, ये जो ब्लैक लाइन है ये है मीन पोजीशन जब पार्टिकल रेस्ट पर था. फिर जब वो ऊपर गया, मतलब दिस इज नोन एज दी क्रेस्ट एंड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का, कितना ज्यादा वो वाइब्रेट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड. ओके, सो बोथ दीज आर एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव. ओके, सो एम्पलीट्यूड बदलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल जब स्पीकर के पास में जो ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे, उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, दूर जाओगे स्पीकर से, उतना ही कम एम्पलीट्यूड होगा. जो उसकी साउंड की जो लाउडनेस है उतनी ही आपको कम सुनाई देगी उसकी साउंड, है ना. सो जितना डिस्टेंस होगा उस सोर्स से उतना ही कम एम्पलीट्यूड होगा, है ना. सो आई होप आपको एम्पलीट्यूड क्या है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी. So frequency is the number of waves that pass through a point in a given period of time. मतलब एक गिवन पॉइंट पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर पासिंग एट अ गिवन पॉइंट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट sound wave. Okay, so frequency is the number of waves that passes through a point in a given period of time. Then it is represented by the symbol f. So जो frequency है उसे हम small f से represent करते हैं, इसका symbol है small f. Then इसकी SI unit क्या है, SI unit of frequency is hertz. Okay, so the unit of frequency is hertz and इसे हम लिखते हैं small में hz. Okay, then frequency का formula friends very important. Frequency is equal to 1 upon time taken. So time period मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है टाइम पीरियड के. सो इस फॉर्मूले को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. सो देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दो वेव्स हैं और यहाँ पे दोनों ही वेव्स को हमने 1 सेकंड के लिए नोटिस करा है कि 1 सेकंड में ये दोनों वेव्स कितनी बार ऑसिलेट करें, कितनी वेव्स हैं इस 1 सेकंड में. ओके, सो देखो अगर हम इस येलो वेव की बात करें, सो 1 सेकंड का ये पूरा टाइम पीरियड है. सो 1 सेकंड में यहाँ पे कितनी वेव्स हैं, 1 2 and 3 4 and 5. सो टोटल 5 वेव्स हैं 1 सेकंड में. सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5/1 विच इज 5 हर्ट्ज. सो इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज.
अब हम इस साउंड वेव की बात करते हैं। सो हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे 1 सेकंड का ही टाइम पीरियड है, सेम टाइम पीरियड है, लेकिन इस टाइम पीरियड में कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है, देखो 1 2 3 4, देयर आर टोटल 15 वेव्स। टोटल कितनी 15 वेव्स हैं। सो 1 सेकेंड में 15 वेव्स, इसका मतलब पर सेकेंड 15 पर सेकेंड, विच मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15 हर्ट्ज। ओके, सो पर सेकेंड जितनी ज़्यादा वेव्स पास करेंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सो यहाँ पे पर सेकेंड 15 वेव्स पास कर रही थी और यहाँ पे पर सेकेंड 5 ही वेव्स पास कर रही थी। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। सो दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू दी टाइम पीरियड। ओके, सो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी क्या है अच्छे से क्लियर हो गया है, इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं स्पीड ऑफ वेव। सो वेव की स्पीड क्या होती है, हम जानते हैं फ्रेंड्स, स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। सो द डिस्टेंस पर सेकेंड, दिस इज नोन एज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वेव की स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव in 1 second is called the velocity of the wave or the speed of the wave. So जो wave है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, that is known as the velocity और speed of the wave. और इसकी SI यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड की क्या SI यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड। सो अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ द वेव। सो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। सो ये तो हम जानते हैं फ्रेंड्स। देन अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिखा है, लैम्डा। क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस मतलब वेव लेंथ, उस वेव की लेंथ क्या है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वेव का, सो दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल। सो वेव लेंथ का क्या सिंबल होता है, लैम्डा, एंड टाइम टेकन इज t। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, दिस इज लैम्डा अपॉन टाइम टेकन। अब इसे हम फर्दर कैसे आगे डिराइव करेंगे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम टेकन। सो यहाँ पे 1 अपॉन टाइम है ना फ्रेंड्स, 1 अपॉन, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम रहती है। सो 1 अपॉन टाइम। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, दिस गिव्स मी द वेलोसिटी। सो यहाँ पे इसको हम फर्दर आगे ड्राइव करके क्या हमें मिलेगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टाइम। ओके, सो यहाँ से हमारी स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला आ गया, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, सो लैम्डा मीन्स वेव लेंथ। सो दिस इज नोन एज द वेव इक्वेशन। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन। सो इसको हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। So the numerical is, what is frequency of sound wave whose time period is 0.05 सेकेंड। सो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और हमें एक वेव का टाइम दिया गया है 0.05 सेकेंड। सो एक साउंड वेव है जिसकी एक वेव कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। सो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, एक ही वेव है और टाइम कितना है 0.05 सेकेंड, एंड 0.05 किसके इक्वल होता है, 5 अपॉन 100। 5 अपॉन 100 जब आप डेसिमल हटाओगे सो इट विल बी 5 अपॉन 100 एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा विच विल बी 100 अपॉन 5 एंड यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 20 हर्ट्ज। सो 20 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड वेव। सो वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। So the next numerical is, a sound wave has a frequency of 2 kilohertz and the wavelength is 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? Okay, so देखो एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज, मतलब 2000 हर्ट्ज, बिकॉज 1 किलो हर्ट इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स होता है, वैसे ही 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज।
सो 2 किलो हर्ट्ज मतलब 2000 हर्ट्ज एंड उस वेव की वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर। और हमें टाइम कैलकुलेट करना है, किसका टाइम कैलकुलेट करना है, टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। सो वो वेव 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेगी, दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2000 हर्ट्स, क्योंकि ऐसा यूनिट है हर्ट्स, सो इसे हम हर्ट्स में लिखेंगे 2000 हर्ट्स। देन वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.35 मीटर। सो वेवलेंथ विच इज लैम्डा इज इक्वल टू 0.35 मीटर। देन वी हैव द डिस्टेंस विच इज 1.5 किलोमीटर। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम सबसे पहले तो वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस का यूज हम आगे करेंगे। सबसे पहले द वेलोसिटी विल बी, velocity, the speed of the wave will be equal to frequency into wavelength, which is 2000 into 0.35, which is 35 upon 100. So 0 to say 2 0 cut, and 20 into 35, which will be equal to 700 meter per second. So ये है वेव की स्पीड। सो वी हैव द स्पीड ऑफ द वेव एज 700 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास डिस्टेंस भी है 1.5 किलोमीटर। सो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 1500 मीटर। सो अब हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास वेलोसिटी है, स्पीड है, सो हम टाइम इजीली कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले v इज इक्वल टू 700 मीटर पर सेकेंड एंड that s is equal to 1500 मीटर। सो t किसके इक्वल हो जाएगा, t will be equal to distance which is 1500 and upon v which is 700। सो ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, 2 से 0 कट एंड 15 अपॉन 7, दिस विल बी इक्वल टू 2.1 second. Okay, so 2.1 second, this is the time taken by this sound wave to travel 1.5 kilometer, or you can say 1500 meter. Okay, so I hope आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया है। Now let's move forward. So अब बात करते हैं पिच ऑफ साउंड। सो साउंड की पिच क्या होती है फ्रेंड्स, इट रिप्रेजेंट द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ द साउंड। कोई भी आवाज कितनी पतली है, कितनी श्रिल है, कितनी फ्लैट है, दैट इज नोन एज द पिच ऑफ द साउंड। सो नॉर्मली फीमेल्स की आवाज क्या होती है, हाई पिच्ड होती है, दे हैव अ श्रिल वॉइस, एंड मेल्स की आवाज क्या होती है, डीपर होती है, हैवी वॉइस होती है, दे हैव अ लो पिच। ओके, सो पिच किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। वो उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी साउंड वेव की, सो उसकी पिच भी क्या होगी, हाई होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी सो पिच भी लो होगी, एज इन द केस ऑफ मेल्स। ओके, सो हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, द हायर विल बी द पिच ऑफ द साउंड एंड वाइस वर्सा। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, और इसी सेम पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे कितनी ज्यादा वेव्स चल रही हैं, दिस मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है एंड इट इज अ हाई पिच्ड वॉइस। ओके, सो दिस वॉज अबाउट पिच। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ वी विल डिस्कस द लाउडनेस ऑफ साउंड। सो इट इज अ मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। हर सेकेंड कितनी साउंड एनर्जी हमारे ईयर्स तक पहुंच रही है, दैट इज नोन एज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। सो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो, मान लो एक लाउड स्पीकर है, उस लाउड स्पीकर में गाने बजे हैं। सो अगर आप उस लाउड स्पीकर से जितना ज़्यादा दूर खड़े होगे उतनी ही आपको गानों की कम आवाज़ आएगी। अगर आप बिल्कुल उसके पास खड़े होगे तो आपको ज़्यादा आवाज़ आएगी। सो इसका मतलब जितने ज़्यादा आप पास खड़े होगे उतने ही देखो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो कम एनर्जी लूज होगी। अगर आप ज़्यादा दूर खड़े होगे तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी लूज होती है, ये हमें पता है। सो अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ज़्यादा एनर्जी लूज होगी, अगर कम डिस्टेंस होगा सोर्स से और लिसनर में, सो एनर्जी कम लूज होगी। सो अगर एनर्जी कम लूज होगी तो ज़्यादा एनर्जी आपके ईयर्स तक पहुँचेगी पर सेकेंड। ओके, सो आई होप आपका एग्जाम्पल समझ आ गया है। लाउडनेस क्या होती है, कितनी साउंड एनर्जी पर सेकेंड आपकी ईयर्स तक पहुंच रही है। ओके, सो
इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सो जब वो पार्टिकल, जो मीडियम का पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट पर है, सो जितना ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगा, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होएगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी साउंड की लाउडनेस होगी। सो लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर। और पिच किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। ओके, सो इट इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, डीबी। सो हम साउंड को, लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल्स में मेजर करते हैं। इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीबी। ओके, सो आप इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो साउंड वेव्स हैं। एक का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ पर इस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कम है और इस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि अगर ये मीन पोजीशन है, सो इससे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन से। दे आर वाइब्रेटिंग टू मच एज कंपेयर टू दिस साउंड वेव। सो दिस इज अ लाउड साउंड एंड दिस इज अ क्वाइट साउंड। ओके, सो आई होप आपको लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होती है, ये दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। सो फ्रेंड्स, साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो हर एक मीडियम में साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड में साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, और जो वाइब्रेशन है वो जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर एट अ फास्टर रेट। और फिर उसके बाद आता है लिक्विड, देन गैस एंड देन वैक्यूम। वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करती क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे साउंड की स्पीड को बढ़ाने के लिए और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फर्स्ट तो है कि मीडियम चेंज करके हम उसकी स्पीड को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। देन स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर हम उस मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दें, फॉर एग्जाम्पल अगर लिक्विड है मान लो मीडियम, सो उसका अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, सो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सो जो डिस्टर्बेंस है, जो एनर्जी है, वो फास्टर रेट पर ट्रेवल होगी। ओके, सो वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टर्बेंस विल इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। ओके, सो साउंड एक फास्टर रेट पर ट्रेवल करेगी। देन स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीज। सो देखो, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, सो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। हम एयर का एग्जांपल लेते हैं। सो अगर एयर की ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, सो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी, सो जो साउंड है वो जल्दी फास्टर रेट पर ट्रेवल कर पाएगी। ओके, सो speed of sound increases as humidity increases. Then speed of light is faster than the speed of sound. जो light की speed है वो sound की speed से fast है। ऐसा क्यों? देखो, हम फ्रेंड्स जानते ही हैं कि जब मॉनसून का सीज़न होता है, बारिश हो रही होती है, सो उसमें जब बिजली कड़कती है, सो बिजली की लाइट हमें पहले दिखती है और उसके कुछ सेकंड बाद हमें उसकी साउंड सुनाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू साउंड की स्पीड। ओके, सो दैट्स वाई जो हमें उस इलेक्ट्रिक करंट की लाइट पहले दिखाई देती है, उसके बाद हमें उसकी साउंड सुनाई देती है। देन in air speed of sound is about 344 मीटर पर सेकेंड at 22 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा सो उसकी स्पीड भी चेंज होगी। ओके, सो 22 डिग्री सेल्सियस में एयर में स्पीड क्या है साउंड की? 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन सुपरसोनिक स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से भी फास्टर ट्रेवल कर रहा है, मतलब इस स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल कर रहा है एट दिस टेम्परेचर, सो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ सुपरसोनिक स्पीड। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक में हमें एक टेबल दी गई है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस है, कुछ लिक्विड सब्सटेंस है, एंड देन गैसियस सब्सटेंस, और इन सब्सटेंस में साउंड किस स्पीड से ट्रेवल करती है वो हमें यहाँ पे दिया गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड में जैसे एल्यूमिनियम है, सो एल्यूमिनियम में साउंड इस स्पीड से ट्रेवल करती है 6420 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आयरन में 5950 मीटर पर सेकेंड, है ना। देन लिक्विड में, वाटर में 1531, जो सी वाटर होता है जिसमें साल्ट डिजोल्व होता है और भी बहुत सी इंप्योरिटीज होती हैं, सो उसमें साउंड की स्पीड है 1531 मीटर पर सेकेंड। एंड डिस्टिल्ड वाटर, जो प्योर वाटर होता है, उसमें है साउंड की स्पीड 1498 मीटर पर सेकेंड।
ऐसे ही गैसेस में सबसे कम स्पीड में ट्रेवल करती है साउंड, लाइक हाइड्रोजन में 1284 एंड एयर में 346 एंड सल्फर डाइऑक्साइड में 230 मीटर पर सेकेंड. ओके, so now let's move forward. So now we will discuss the next topic which is reflection of sound. सो फ्रेंड्स, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है जब भी वो किसी हार्ड सरफेस पर फॉल करती है लाइट, सो इट रिफ्लेक्ट बैक, इट बाउंसेस बैक. वैसे ही साउंड जब भी किसी हार्ड सरफेस पर फॉल करती है, साउंड की वेव्स वो भी रिफ्लेक्ट करती हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. सो लाइक लाइट, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है वैसे ही साउंड ऑल्सो बाउंसेस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस. इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ sound. Okay, so the incident sound wave, the reflected sound wave and the normal lie on the same plane. So जैसा कि law of reflection of light होते हैं, उसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट रे होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है और नॉर्मल होती है, वो एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं. वैसे ही जो इंसिडेंट साउंड वेव होती है, मतलब जहां से मान लो साउंड वेव आई है उस सोर्स से, जब वो एक हार्ड सरफेस को टकराती है उससे, सो दैट इज नोन एज द इंसिडेंट साउंड वेव. और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव मतलब जो रिफ्लेक्ट होती है साउंड वेव, दैट इज द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव. एंड द नॉर्मल मतलब रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच में जो लाइन होती है, दैट इज द नॉर्मल. इसे हम आगे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो ये तीनों के तीनों एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. देन the angle of reflection of sound is always equal to the angle of incidence of sound. So जो reflection का जो angle होता है, angle of reflection of sound, वो हमेशा equal होता है angle of incidence of sound के. So इन दोनों को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. So जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक हार्ड प्लाईवुड है. ओके, एंड ये एक सॉफ्ट वुड है. सो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड की ट्यूब है और इसके इस तरफ एक स्टॉप वॉच है. सो स्टॉप वॉच में क्या टिक टिक की आवाज हो रही है. सो ये जो टिक टिक की आवाज है ये इस कार्डबोर्ड ट्यूब से ट्रेवल करेगी, ये साउंड वेव की तौर पे. सो ये साउंड वेव सबसे पहले इस हार्ड प्लाईवुड को स्ट्रक करेगी और फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी बैक. सो ये यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट साउंड वेव एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव. और फिर हम उसको आवाज को सुन पाते हैं. ओके, विद आवर ईयर्स. सो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे का ये एंगल, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव and this is the angle of reflection of the sound wave. Okay, so ये तीनों के तीनों एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं. the incident ray, the incident sound wave, the reflected sound wave and the normal, they lie on a same plane, and the angle of incidence of sound wave and the angle of reflection of sound wave, these both angles are equal to each other. Okay, so I hope आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एको. सो फ्रेंड्स, एको क्या होता है? एको मतलब साउंड का गूंजना, दैट इज नोन एज द एको. ओके, सो the repetition of sound caused by the reflection of sound waves is called an echo. मतलब जब आप बोलते हो तो आपकी जो साउंड की वेव्स हैं, अगर वो एक हार्ड सरफेस पे कोलाइड करें, अगर एक वॉल है आप बोलोगे, सो आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो उससे कोलाइड करेंगी और फिर वही साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी. सो जब वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स आपके ईयर्स तक पहुंचेगी, सो आपको अपनी ही सेम जो वर्ड्स आपने बोले हैं वो आपको वापस सुनाई देंगे. सो वही द रिपीटिशन ऑफ साउंड, उसी साउंड का रिपीट होना, दैट इज नोन एज एको. सो मान लो ये एक पर्सन है, इसने कोई वर्ड बोला, लेट से हेलो बोला. सो हेलो वर्ड इसने बोला और ये जो साउंड वेव्स थी, ये जो पार्टिकल का डिस्टर्बेंस था, जैसे ये वॉल तक पहुंचे डिस्टर्बेंस, तो वॉल ने क्या करा, इसको रिफ्लेक्ट करा जो साउंड की वेव्स थी. सो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव थी, जब वो आपके कानों तक पहुंची तो आपको अपना वही वर्ड हेलो वापस सुनाई दिया. सो दैट इज नोन एज एको ऑफ द साउंड. The minimum time interval should be 0.1 second to hear an echo. So जो मिनिमम टाइम इंटरवल होना चाहिए, मतलब अगर आपने कोई चीज़ बोली, सो जब उस हार्ड सरफेस को साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी वापस, सो उस पूरे प्रोसेस में मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, मतलब 1/10 ऑफ अ सेकेंड. अगर इससे भी कम टाइम लग रहा है, इससे भी कम टाइम में आपको साउंड आपके ईयर्स तक पहुंच रही है, सो आपको एको सुनाई नहीं देगी. और इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो ऑब्वियसली आपको एको सुनाई देगी. ओके, सो दिस इज द मिनिमम टाइम इंटरवल टू हियर एन एको.
ओके, सो आई होप आपको एको का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्बरेशन. So the repeated reflection of sound that results in the persistence of sound, this is called reverberation. So echo क्या होता है फ्रेंड्स? हमने पढ़ा कि echo means the reflection of sound. जब sound reflect होके वापस हमें अपनी sound सुनाई देती है, so that is called echo. सो रिवर्बरेशन क्या होता है? जब आपकी साउंड एक टाइम के लिए परसिस्ट करे, इट परसिस्ट फॉर अ टाइम, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड. मतलब एक ही साउंड अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्ट होना और उसकी वजह से वो साउंड क्या करती है? परसिस्ट करती है एक टाइम के लिए. इसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन. ओके, सो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स. रिवर्बरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑब्जर्विंग द साउंड यूजिंग सम materials as it reaches the wall and ceiling of the roof and thus prevent the sound from getting reflected. So देखो फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, हॉल्स होते हैं, सो उसमें अगर हर एक पर्सन की साउंड रिफ्लेक्ट होगी, अगर इतनी सारी सर्फेसेस हैं, सो अगर सबकी साउंड रिफ्लेक्ट होगी, सो ये अनडिजायरेबल है. सो इसके लिए वहाँ पे क्या होता है, जो वॉल्स और सीलिंग्स होती है उन पर ऑब्जर्विंग मटीरियल लगाया होता है, जिससे जो साउंड है वो ऑब्जर्व हो जाए और वो रिफ्लेक्ट ना हो. For example, using thick carpet, fiber boards, foam, plastic, etc. Okay, so ये कुछ materials हैं जो sound को observe कर लेते हैं और उन्हें reflect होने से prevent करते हैं. Okay, so reverberation means the repeated reflection of sound that result in the persistence of sound. Okay, so I hope आपको reverberation क्या है और echo और इसमें क्या difference है अच्छे से clear हो गया होगा. Now let's move फॉरवर्ड. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक सोर्स ऑफ साउंड है. सो जैसे इससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सो इसकी साउंड वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में हिट होकर वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं और इस लिसनर को अलग अलग डायरेक्शन से वही साउंड बार बार आ रही है. सो इसे हम कहते हैं उस साउंड का परसिस्टेंस एंड दिस इज द रिवर्बरेशन. ऐसे ही एग्जाम्पल है स्टेथोस्कोप का. सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन द ट्यूब ऑफ स्टेथोस्कोप. सो देखो, जब डॉक्टर आपके हार्ट पर ये स्टेथोस्कोप रखता है, सो जो हार्ट बीट है वो उससे कैसे सुनाई देती है? हार्ट बीट की जो साउंड वेव्स हैं वो ऐसे इस वायर से ऐसे मल्टीपली रिफ्लेक्ट होती है, बार बार उसको उस सरफेस को हिट करती है और रिफ्लेक्ट होती है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्बरेशन. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नाउ वी विल डिस्कस द रेंज ऑफ हियरिंग. सो फ्रेंड्स, रेंज ऑफ हियरिंग मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किस रेंज में साउंड सुन सकता है, किस फ्रीक्वेंसी की साउंड कोई भी ह्यूमन बीइंग सुन सकता है. ओके, सो द रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज. ओके, सो इन इसके बीच में जितनी भी साउंड है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की साउंड है, दे आर कंसिडर्ड एज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स विच आर द सोनिक waves. Okay, so ये है audible range for hearing for human beings 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज. सो 20 हर्ट्ज से जो नीचे, जो इससे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड होती हैं, दे आर कंसिडर्ड एज इंफ्रासोनिक वेव्स और इंफ्रासाउंड. सो ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते हैं. एंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स को भी ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते हैं. एंड दे आर कंसिडर्ड एज अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड. सो जनरली इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकती है, हमें हार्म पहुंचा सकती हैं. ओके, सो दीज आर द अल्ट्रासोनिक वेव्स और द अल्ट्रा साउंड. सो दिस इज द रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन ईयर्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So now we will discuss the applications of ultrasound. So friends, ultrasound क्या होती है? अल्ट्रासाउंड ऐसी साउंड होती है, ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. सो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. सो अब हम अल्ट्रासाउंड के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ यूजेस देखेंगे इन आवर रियल लाइफ. ओके, सो अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड to clean parts located in hard to reach places. For example, spiral tube, odd shaped parts, electronic components, etc. So जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं उनका कहाँ यूज होता है?
कुछ ऐसी मशीन्स के पार्ट्स को क्लीन करने के लिए यूज होता है जो हार्ड टू रीच है, मतलब उस मशीन के उन पार्ट्स को क्लीन करना मुश्किल है, मशीन को खोलना फिर उन पार्ट्स को साफ करना दैट इज हार्ड। सो तब अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज होता है। एंड जब ये वेव्स, इनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उन पार्ट्स को ईजिली क्लीन कर देती है, जो भी डर्ट है उसको वो ईजिली क्लीन कर देती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्पिरल ट्यूब, ऑड शेप पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स एटसेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट the ultrasound get reflected back indicating the presence of the flaw or defect। सो फ्रेंड्स देखो, अगर कोई मेटल ब्लॉक है और अगर उस मेटल ब्लॉक से हम अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करवाएंगे और अगर उसमें कोई भी छोटा मोटा डिफेक्ट है, क्रैक है, सो वो अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्ट कर देंगी बैक। और अगर कोई भी वेव वापस रिफ्लेक्ट करेगी, इसका मतलब उस मेटल ब्लॉक में कोई डिफेक्ट है, कोई क्रैक है। ओके, सो इसको नोटिस करने के लिए यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का एप्लीकेशन है, यूज है। ओके, सो आई होप आपको अल्ट्रासाउंड के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और भी बहुत से एप्लीकेशंस है अल्ट्रासाउंड के। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है अल्ट्रासाउंड के। सो यहाँ पे एक मेटल ब्लॉक है और इस मेटल ब्लॉक में एक छोटा सा क्रैक है, डिफेक्ट है। सो जैसे ही अल्ट्रासाउंड वेव्स पास होंगी यहाँ से, सो ये कुछ वेव्स वापस रिफ्लेक्ट हो गई उस क्रैक की वजह से। सो दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्रैक इन एनी मेटल ब्लॉक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये शिप है। सो इस शिप के नीचे क्या होता है, सोनार होता है और इससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं एंड दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट कि नीचे समुद्र में कोई मिसाइल तो नहीं है, कोई सबमरीन तो नहीं है दुश्मन की, उसे या कोई बड़ी शार्क या कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म ओशन में है या नहीं है, उसे डिटेक्ट करने के लिए ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। ओके, सो इसके और भी बहुत से एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक वेव्स के। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोनार। सो सोनार क्या होता है? सो सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड से SO, नेविगेशन का N, एंड का A एंड रेंजिंग का R। सो दिस मीन्स सोनार। ओके, सो इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि साउंड वेव्स का यूज करना फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो what is sonar? Sonar is a device that uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater object. So जो भी ships होते हैं वो अंडर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सबमरीन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका शिप से कितना डिस्टेंस है, कितनी डेप्थ पे है वो, या फिर वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो उसे डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। एंड इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, जिससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है, इसे हम कहते हैं सोनार। ओके, सो इस सोनार ये क्या लगा होता है, ये शिप्स के नीचे लगा होता है। ओके, सो इसके दो पार्ट्स होते हैं। सोनार apparatus हैज टू पार्ट्स, वन इज द ट्रांसमीटर एंड वन इज द रिसीवर। सो फ्रेंड्स, ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करता है। ओके, सो इस इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को जनरेट करता है ट्रांसमीटर। एंड जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स नीचे जाती हैं, हमारे मतलब ओशन में नीचे जाती हैं, सो जो नीचे सी बेड है, सो उसको टकरा के वापस रिफ्लेक्ट भी तो होती हैं वेव्स, है ना। सो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो ट्रांसमीटर से जनरेट होके रिफ्लेक्ट होती हैं सी बेड को हिट करके, एंड दीज वेव्स आर देन रिसीव्ड बाय द रिसीवर। सो नाम से क्लियर हो रहा है, रिसीवर जो इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिसीव करे बाद में, और इस पर बेस्ड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म नीचे है या नहीं है। ओके, सो आई होप आपको सोनार क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज होता है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है सोनार का, जिसमें एक शिप है और इस शिप के नीचे यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है सोनार, और इससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं एंड दी साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सी फ्लोर। सो जो सी फ्लोर है उससे वो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस वो जो रिसीवर है वो उसे रिसीव करता है एंड द इंफॉर्मेशन इज हेंस गेटेड। ओके, सो नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। So now we will discuss the last topic of our chapter, which is structure of human ear. So friends, हमारे ईयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और हम वन बाय वन इसके हर एक पार्ट और इसका क्या फंक्शन है उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटर ईयर। सो आउटर ईयर का फर्स्ट पार्ट है पिना।
सो पिना का क्या फंक्शन है फ्रेंड्स, इसका फंक्शन है टू ऑब्जर्व द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। सो जो भी सराउंडिंग में जो साउंड है उसे ऑब्जर्व करने का फंक्शन है पिना का। ओके, सो फिर ये जो साउंड है वाइब्रेशन की फॉर्म में ये एंटर होती है ऑडिटरी कैनाल। ओके, सो दिस इज द ऑडिटरी कैनाल। और फिर इस ऑडिटरी कैनाल के बाद आता है ईयर ड्रम। सो ईयर ड्रम क्या करता है, ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है जब ये साउंड की वेव वाइब्रेशन की फॉर्म में आती है। सो इस वाइब्रेशन की वजह से हमारा ईयर ड्रम भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ओके, सो ईयर ड्रम से पहले जितना भी ईयर का पार्ट है, the pinna, the auditory canal and the eardrum, this form the outer ear. Okay, so ear के basically 3 parts हैं, outer ear, middle ear and inner ear. Okay, so अब बात करते हैं middle ear की। so middle ear में 3 bones आती हैं, stirrup, anvil and hammer. Okay, so आपकी जनरल नॉलेज के बता दूं कि stirrup is the smallest bone of the human body. Okay, सो स्टिरअप, एनविल एंड हैमर। सो इनका क्या फंक्शन है फ्रेंड्स, ये इस वाइब्रेशन को इनर ईयर में ट्रांसफर करती है और उस साउंड को एम्पलीफाई करती हैं। ओके, सो इसका क्या काम है, टू एम्पलीफाई द साउंड एंड ट्रांसफर द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। सो अब देखते हैं इनर ईयर में। सो इनर ईयर में फर्स्ट पार्ट है आपका कोक्लिया। ओके, सो कोक्लिया का क्या फंक्शन है, ये जो आपको स्पिरल शेप में बोन दिख रही है ये, इसका क्या फंक्शन है फ्रेंड्स, ये वाइब्रेशन की फॉर्म में जो साउंड है इसे ये इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट करती है। कोक्लिया कन्वर्ट दी वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ओके, ताकि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारे ब्रेन तक पहुंचे। ओके, सो इसके बाद कोक्लिया इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व में ट्रांसफर कर देती है और यही ऑडिटरी नर्व हमें ब्रेन तक इस साउंड का सिग्नल पहुंचाती है। ओके, सो final step is done by the auditory nerve to transfer the electrical impulses to the brain. Okay, so this was the outer ear, middle ear and inner ear. आई होप आपको ईयर, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया है, इसके सारे पार्ट्स का क्या फंक्शन है आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ सो फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस टॉपिक वी केम टू द एंड टू आवर चैप्टर साउंड। आई होप आपको साउंड चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन में कोई भी डाउट है सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।